अब आपको तो पता ही है कि होलसम डाइट बहुत जरूरी है। अब खाना खाना तो सबकी पसंद है, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसे बनाने में भी तो बहुत एफर्ट लगता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप द राइट इंग्रेडिएंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन कुकिंग। मैं एक हिंट देती हूँ आपको, इसके बिना आप खाना बनाना शुरू ही नहीं कर सकते। वो चीज जो कढ़ाई में सबसे पहले डाली जाती है। सोचिए सोचिए जरा, आप समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें। सबसे पहले क्या? सबसे पहले तेल। किसी भी डिश का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कुकिंग ऑयल। हाय, दिस इज ईशा वशिष्ठ एंड आई एम अ डाइटिशियन। आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम तेल यानी कि कुकिंग ऑयल की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुकिंग ऑयल को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए वो हमें मालूम ही नहीं है। दोस्तों, कुकिंग ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन डाइट, बट उसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है। इतना कंफ्यूजन कि कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि उसे यूज करना भी चाहिए कि नहीं। There are so many stories about picking the right cooking oil. In fact, young people, आजकल के यूथ, वो तो ये सोचते हैं कि कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल ही ना करें, खाने को पानी में ही पका लें। उनको लगता है कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। जी हाँ, बहुत बड़ा मिथ। अगर हम तेल खाने से मोटे होते तो आजकल के ट्रेंडिंग वेट लॉस कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कीटो डाइट, LCHF डाइट, जिसमें हमें 80% फैट्स खाना होता है, उससे लोग धड़ाधड़ वेट कैसे कम कर पाते? हम मोटे फैट से नहीं दोस्तों, हम मोटे होते हैं एक्सेस कैलोरीज खाने से। और वो कैलोरीज चाहे कार्ब से भी आ सकती हैं, वो कैलोरीज शुगर से आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो सारी कैलोरीज फैट से ही आए। सो फैट्स का नाम ही फैट्स है, इसका मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि फैट्स यानी मोटा होना। बल्कि दोस्तों, आई एम अ डाइटिशियन और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फैट्स हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। दोस्तों, अगर आप फैट्स और ऑयल्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं ले रहे तो आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे हमारे शरीर में डिसॉल्व ही नहीं होंगे अगर हमारे अंदर अप्रोप्रिएट फैट्स और ऑयल्स ना हो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विटामिन आर फैट सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन 70% फैट्स का बना हुआ है। अगर हम फैट्स ही नहीं खा रहे, हम अपने दिमाग को भोजन नहीं दे रहे। आप सोचिए, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और हर सेल की स्ट्रक्चरल पार्ट में फैट्स है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स जिन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो भी हमें फैट से ही मिलते हैं, और उनके बिना हमारा शरीर अच्छे से काम भी नहीं कर सकता। हमारे शरीर को एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब बहुत जरूरी तौर पे चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन था तेल नहीं खाना चाहिए, तो पहले प्लीज अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करिए। अपनी हेल्थ के मद्देनजर आप इस कंफ्यूजन को खत्म कर दीजिए। अब आते हैं दूसरी कंफ्यूजन पर, जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, जो मुझे भी बहुत सुनने को मिलती है। शायद आपने व्हाट्सएप पे देखा हो, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। वो कंफ्यूजन ये है कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। क्या आपने भी ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे देखा है? सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। दोस्तों, ऑयल्स को रिफाइन करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर हम तेलों को रिफाइन नहीं करेंगे तो हम पेस्टिसाइड्स खा लेंगे, उनके साथ साथ उसमें जुड़ी इम्प्योरिटीज खा लेंगे, जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, नॉन एडिबल पार्ट खा लेंगे। ये कुछ इसी तरह हुआ जैसे हम गंदा पानी पी रहे हैं। दोस्तों, म्युनिसिपैलिटी का पानी भी तो रिफाइन होकर ही हमारे पास आता है, क्योंकि तभी तो वो पीने के लिए फिट है। इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसी तरह तेलों की रिफाइनिंग करना भी उतना ही जरूरी है। रिफाइनिंग का मतलब है उनको साफ करना और इम्प्योरिटीज को निकालना। रिफाइनिंग से तेल साफ हो जाता है और हमारी सेहत को अनेकों गुण देकर ही जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने, FSSAI ने भी तो तेलों की रिफाइनिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और उनके अनुसार ही तेल रिफाइन होकर हम तक पहुंचते हैं और हमारे लिए सेफ होते हैं। सो अब ये भी मत सोचिए कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दीजिए। कंफ्यूजन्स खत्म करने के बाद अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। पहले बात करेंगे कितना तेल हमें लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ NIN ICMR द्वारा डाइटरी रेगुलेशंस जो हमारे लिए बनी हुई हैं, जिन्हें मैंने भी अपनी न्यूट्रिशन की पढ़ाई में भी डिटेल में बहुत पढ़ा है। उनके अनुसार इवन समवन हु लीड्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, he also needs 25 grams of visible fat per day। उसे हर रोज 25 ग्राम फैट लेना ही चाहिए एंड दैट क्वांटिटी कैन गो अप टू 40 ग्राम्स अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करता है। ये क्वांटिटी बच्चों के लिए 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हमें पता चल चुका है कि कितना फैट हमें लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन सा तेल हमें खाना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कुकिंग ऑयल हैं और हर रोज एक नया फिल्म स्टार आता है, हमें कहता है कि हमारे दिल के लिए ये वाला तेल अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए ये वाला तेल अच्छा है। और ऑप्शंस भी इतने सारे कि चूज करना तो मुश्किल है। सोयाबीन ऑयल से लेकर सरसों के तेल तक, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉवर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ना जाने कितने ब्रांड्स हैं मार्केट में तेलों के। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और मजे की बात ये है कि कंफ्यूजन मैं नहीं, आप खुद दूर करेंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ थंब रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ जिनको समझकर आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कौन सा फैट्स लेना है, कंफ्यूजन के चलते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्कशॉप की और लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश की। टाइम टू टाइम वो डाइटरी रेगुलेशंस, गाइडलाइंस देते रहते हैं ताकि किसी से कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, हर तेल में 3 तरह का फैट होता है, जिसे हम सफा, कुफा और मुफा यानी कि सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मोनोअनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं। इन तीनों को एज पर WHO एंड NIN हमें एक रेशो में लेना होता है। अगर रेशो की बात करें तो टू बी एग्जैक्ट इस रेशो में जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है उसी में लेना होता है। यानी कि अगर हम रेशो को ध्यान से देखें, हमें तीनों तरह के फैट्स को बैलेंस मात्रा में, बराबर मात्रा में लेना है। मुफा को हल्का सा ज्यादा लेना है। रेशो देखकर आप घबराएं नहीं, आज हम सारे प्रिंसिपल सीख लेंगे और इस रेशो को एग्जैक्ट मैच भी कर लेंगे। मैच करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हजारों साइंटिस्ट और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने मिलकर इस रेशो को बनाया है, इन डाइटरी गाइडलाइंस को ले डाउन किया है, क्योंकि इन तीनों फैट्स का अपना अपना रोल है, अपने अपने फंक्शंस हैं हमारे शरीर में और इन्हें इसी तरह इस रेशो में वो मिलेंगे। तो अब मार्केट में तो इतने सारे तेल हैं, किसी में सफा ज्यादा है यानी कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है,
किसी में पुफा फैट ज्यादा है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, और किसी में मोनो अनसैचुरेटेड फैट यानी कि मुफा बहुत ज्यादा है। कैसे रेशो को मीट करें और क्या होगा अगर हम रेशो में गड़बड़ी कर देंगे? उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, जितने भी थिक ऑयल्स हैं, गाढ़े तेल हैं, जैसे कि देसी घी, मक्खन, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज सैचुरेटेड फैट इज सॉलिड इन नेचर। जो जितना एक तेल गाढ़ा आपको दिखेगा, आप समझ लीजिएगा कि उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। अगर हम आज के लाइफस्टाइल के अनुसार देसी घी खाना शुरू कर दें, यानी कि ज्यादा सैचुरेटेड वाला तेल हम खाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो दोस्तों, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। This is because saturated fat increases both HDL and LDL cholesterols in our blood. Both good and bad cholesterol it increases. लेकिन आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाया करते थे, तब तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन शायद वो भूल चुके हैं कि पुराने जमाने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। लोग जहां जाते थे चलकर जाते थे या साइकिल के थ्रू जाते थे, वो बैलगाड़ी चलाते थे या फिर चक्की चलाते थे। इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी कि जिसकी वजह से देसी घी जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर इंपैक्ट डालता था, यानी जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता था, वो इन एक्टिविटीज के कारण न्यूट्रलाइज हो जाता था। इवन पुराने जमाने में लोग फाइबर रिच डाइट खाते थे, वो फाइबर भी इस बुरे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाव को रोक देता था, इसके नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देता था। इसीलिए पुराने जमाने में देसी घी दुष्प्रभाव नहीं देता था। पर दोस्तों, आप जानते हैं आजकल की बात अलग है। हम सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल के शिकार हैं। इस सब में अगर हम देसी घी खाएंगे तो हम हार्ट डिजीजेस को न्योता दे देंगे। इसीलिए ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले तेल हम नहीं ले सकते। सो थंब रूल नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट ऑयल्स विद वेरी हाई सैचुरेटेड फैट्स। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जैसे कि सैफलॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। इन सब में पुफा फैट बहुत ज्यादा होता है। पुफा फैट ज्यादा होने से हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, क्योंकि पुफा फैट हमारे अच्छे और बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो अगर हम ये पुफा वाले तेल खाएंगे तो हम अपना अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम कर लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये भी सामने आ चुका है कि लंबे समय तक अगर पुफा वाले तेल खाए जाएं तो लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात का दावा कर चुकी है, बता चुकी है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द की समस्या पैदा कर देता है पुफा रिच ऑयल्स। सो थंब रूल नंबर 2 है, रिस्ट्रिक्ट ऑयल्स विद वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ पुफा फैट्स। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनमें मुफा फैट ज्यादा है। आजकल लोग सरसों का तेल बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उनको लगता है कि सरसों का तेल हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस तेल में मुफा फैट काफी ज्यादा होता है, और मुफा फैट एक अच्छा फैट है जो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ भी नहीं करता, ना बढ़ाता है ना कम करता है। पर क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए सब सरसों के तेल को यूज करना चाहते हैं। दोस्तों, जिस सरसों के तेल को हम लोग अच्छा समझ रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे जानकर, ये सुनकर कि इसके बारे में तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इस तेल में एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड इज प्रेजेंट इन इंडियन मस्टर्ड ऑयल। और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ FSSAI यूके की एडिबल ऑयल्स की सेफ्टी गाइडलाइंस,
जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी खाना पकाने वाले तेल में अगर 5% से ज्यादा एरोसिक एसिड है तो उसे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दोस्तों, सरसों का तेल विदेशों में फॉर एक्सटर्नल यूज की स्टैंप के साथ ही बिकता है। उसे आप इंटरनल यूज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल यूज ही करें। यानी उसकी मसाज कर ले, उससे मसाज कर सकते हैं, सर पर लगा सकते हैं, बॉडी पर लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे आप खा नहीं सकते। इसी तरह की गाइडलाइंस अमेरिका में भी हैं। मैं आपको इंडियन मस्टर्ड ऑयल की बोतल दिखाना चाहती हूँ जो बेची जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस में, कनाडा में, यूके में, और देखिए इस पर बिल्कुल सामने साफ साफ लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि सिर्फ मसाज के लिए इस्तेमाल करें, इसका खाने में इस्तेमाल मत करें। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली आपने अक्सर परफ्यूम्स की बॉटल्स पर, क्रीम्स पर देखा होगा, और क्रीम्स और परफ्यूम्स आप इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ ही चुके हैं कि सरसों के तेल का क्या स्टेटस है इंटरनेशनल मार्केट में। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली टिल डेट हमारे देश में एरोसिक एसिड को लिमिट करती कोई भी रेगुलेशन नहीं है। हाँ, कई बार सरसों के तेल के दुष्प्रभावों पर मीडिया में चर्चा जरूर हुई है, जैसे कि आपके सामने ये 2003 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आ रहा है, उसकी क्लिप है जिसमें लिखा हुआ है कि एरोसिक एसिड की वजह से सरसों के तेल को हार्ट अटैक्स, टैकीकार्डिया ऐसी बीमारियों से जोड़ा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 2020 में ये आर्टिकल आया, ये न्यूज आई जो आपके सामने है, जो बात करती है कि सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर तक होता है। ये सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। सो थंब रूल नंबर 3 जो बहुत क्लियर है आपके सामने, रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अब आजकल मार्केट में एक और कैटेगरी का सरसों का तेल आ चुका है, कनाडा से आया है, जिसमें एरोसिक एसिड कम है, और वो है केनोला ऑयल। केनोला ऑयल में ओमेगा 3 ज्यादा होने की वजह से बोला जाता है कि ये बहुत अच्छा तेल है। लेकिन दोस्तों, आपको बता देती हूँ, केनोला ऑयल जेनेटिकली मॉडिफाइड तेल है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से एरोसिक एसिड की मात्रा को 2% कर दिया है, कम कर दिया है, जो ठीक है, लिमिट के अंदर आ चुका है 5% वाली, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। और तो और इस तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। अब ओमेगा 3 की नेचर आपको बताती हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे आर हीट सेंसिटिव फैटी एसिड्स। अगर इन्हें गर्म किया जाए, अगर उन तेलों में जिनमें ओमेगा 3 ज्यादा है उन्हें गर्म कर दिया जाए तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। इसके मुताबिक हम उसे रोज के फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इंडिया में तो हमें तेल फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना ही होता है, हमें पराठे में तेल लगाना है, उसे तलना है, हमें पकौड़े भी फ्राई करके खाने हैं, संडे का दिन है तो हमें पूरी भी खानी है, सब्जी को तड़का लगाना है। यहाँ पर हम हमेशा ऐसा तेल ढूंढेंगे जिसमें ओमेगा 3 कम हो, ताकि हम तेल को गर्म कर सके। कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल जिनमें ओमेगा 3 ज्यादा है, उन्हें अपने भारतीय कुकिंग स्टाइल यानी कि तलने वगैरह के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और ज्यादा मुनाफा वाला ऑयल है जो काफी महंगा मिलता है, और महंगा होने की वजह से उसे हेल्दी भी बोला जाता है, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि लो स्मोक पॉइंट होने के कारण उसे गर्म नहीं किया जा सकता। इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं चलेगा। सो ये प्रिंसिपल भी आपको ध्यान में रखना है। थंब रूल नंबर 4, चूज ऑयल विद अ वेरी हाई स्मोक पॉइंट एंड मॉडरेट ओमेगा 3। थंब रूल 5 है, जो तेल आप इस्तेमाल करें उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी
होने चाहिए ताकि जो खाना आप उस तेल में बनाएं वो जल्दी खराब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। थंब रूल 6 की बात करूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थंब रूल है। चूज ऑयल विद अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फैट्स, सफा, कुफा एंड मुफा, एज पर द रिकमेंडेशंस। अब आपको ये तो पता है कि आपके तेल में तीनों तरह के फैट्स होना जरूरी है, क्योंकि तीनों तरह के फैट्स एक रेशो में लेना है। तो लोगों ने WHO और NIN की रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए अपना तेल और ब्रांड हमेशा बदलना शुरू कर दिया। That is not healthy at all। तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया, लेकिन इस चक्कर में लोग ब्रांड ही बदलते रहे, एक ही तरह का फैट लेते रहे और हेल्थ प्रॉब्लम्स में फंसते रहे। कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस को समझने में हमने ही गलती कर दी। किस तेल में कितना सफा, कितना कुफा, कितना मुफा है, आज हम ये जान चुके हैं। आज हम सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी तेल को बदल बदल कर हम रिकमेंडेशंस के अनुसार सफा, कुफा और मुफा नहीं ले सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं? क्या कोई एक ऐसा तेल नहीं जो रेशो को मीट कर सके और मेरे बताए हुए सारे थंब रूल्स भी पूरे करे? खुशी की बात यह है कि एक रेडीमेड सॉल्यूशन इंडियन मार्केट में मौजूद है। सो दोस्तों, ऐसा कौन सा तेल है जिसमें ये सब कुछ पूरा होता है, जो सारे प्रिंसिपल्स को मीट करता है? इसका जवाब है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल को भूरे चावल की भूरी परत से तैयार किया जाता है और इंडियन मार्केट में उसे फिजिकल रिफाइनिंग की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार भी किया जाता है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल इंडियन मार्केट में मिल रहा है, जिस टेक्निक में बिना कास्टिक सोडा के इस्तेमाल से फिजिकल रिफाइनिंग करके राइस ब्रैन ऑयल को तैयार किया जा रहा है। सारे थंब रूल्स पूरा करता हुआ राइस ब्रैन ऑयल हमें NIN के रिकमेंडेशंस के अनुसार तीनों तरह के फैट्स को संतुलित मात्रा में भी देगा। सफा, कुफा और मुफा की रेशो राइस ब्रैन ऑयल की रिकमेंडेशन के काफी करीब है, आप देख सकते हैं। और कट टू कट रिकमेंडेशंस को मीट करने के लिए हमें 5 ग्राम लगभग एक छोटा चम्मच हर रोज अलसी के बीज, चिया सीड्स या फिर अखरोट लेने चाहिए, ताकि हमारा ओमेगा 3 भी पूरा रहे, क्योंकि राइस ब्रैन ऑयल में ओमेगा 3 कम होता है। दोस्तों, राइस ब्रैन ऑयल के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनोल्स और ओरिजिनॉल जैसे 3 प्रकार के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल्स में एक ही तरह का एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरोल्स ही पाए जाते हैं। राइस ब्रैन ऑयल के 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, जो भी खाना हम राइस ब्रैन ऑयल में बनाते हैं उसकी। सभी तेलों के मुकाबले इसका स्मोक पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। हमारी इंडियन कुकिंग के लिए ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, कुदरती तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ओमेगा 3 नामात्र होता है, जो कि अच्छा भी है। अगर ज्यादा होता तो हम इसमें फ्राई ना कर पाते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था। ओमेगा 3 अलग से ही लेना पड़ेगा। आप अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स ये लेकर अपना ओमेगा 3, या फिर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं ओमेगा 3 का, ये लेकर अपना ओमेगा 3 पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल हमारे लिए बेस्ट है। मैंने इस पर खुद काफी रिसर्च भी की है। दोस्तों, जापान में इसे हार्ट ऑयल और अमेरिका में इसे हेल्थ फूड का भी दर्जा दिया हुआ है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुश्किल ये भी रहती है कि कौन सी कंपनी, कौन से ब्रांड का राइस ब्रैन ऑयल हम इस्तेमाल करें।
हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कितने सारे ब्रांड्स हैं और इवन ब्लेंड्स भी हैं। यानी कि किसी तेल में 80% राइस ब्रेन ऑयल है तो किसी में 60% राइस ब्रेन ऑयल है और दूसरा कोई और तेल है। दोस्तों, आज आप राइस ब्रेन ऑयल के फायदे समझ चुके हैं और आप ये जान चुके हैं कि ये इकलौता ऐसा तेल है जो रिकमेंडेशंस के बिल्कुल करीब है। सो आपको चूज करना होगा 100% राइस ब्रेन ऑयल का ब्रांड, ताकि इसे आप बिना बदले एज अ सिंगल ऑयल इस्तेमाल कर सकें और सारी रिकमेंडेशंस को पूरा कर सकें, सारे थंब रूल्स को पूरा कर सकें। हाँ दोस्तों, एक और थंब रूल आपको बताना चाहती हूँ, थंब रूल 7। आप जिस राइस ब्रेन ऑयल को चूज करेंगे, 100% राइस ब्रेन ऑयल को चूज करेंगे, उसमें चेक कीजिए कि उसमें ओरिजिनॉल की मात्रा कितनी है। हाई ओरिजिनॉल वाला राइस ब्रेन ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, राइस ब्रेन ऑयल में ओरिजिनॉल की पावर होती है और दोस्तों आपको गामा ओरिजिनॉल के सप्लीमेंट्स के फायदे मालूम भी हैं, जो हर कोई 18 वर्ष से ले सकता है और अपनी हेल्थ लेवल को रेज कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो क्यों ना हम एक ऐसा कुकिंग ऑयल चूज करें जो शुरू से ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखे। लाइक बचपन से ही बच्चों को ओरिजिनॉल की पावर देने का तरीका है हाई ओरिजिनॉल वाला राइस ब्रेन ऑयल। उसी को आप चूज कीजिए, क्योंकि स्टडीज कहती हैं ज्यादा ओरिजिनॉल कंटेंट वाला राइस ब्रेन ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और इवन ग्राउंडनट ऑयल से भी कई गुना बेहतर तरीके से कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। सो ध्यान रहे, हाई ओरिजिनॉल कंटेंट वाला राइस ब्रेन ऑयल ही सही है। मार्केट में अनेकों ब्रांड्स में 10,000 ppm यानी 1000 mg से लेकर 14,000 ppm यानी 1400 mg तक का ओरिजिनॉल होता है। सो हायर इज बेटर टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम चाइल्डहुड। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल नंबर 8, चूज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी विच इज फॉलोइंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आपका फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल उस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए जिसके पास इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हो, जैसे कि BRC सर्टिफाइड हो, जो यूनाइटेड किंगडम का सेफ्टी स्टैंडर्ड है, या फिर बेस्ट इज वो US FDA रजिस्टर्ड हो, रादर US FDA ऑडिटेड हो, क्योंकि जब ऑडिट हुआ होगा तब सब कुछ बारीकी से चेक ही हुआ होगा। इस पर आप खुद रिसर्च कीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरर को कॉल करके पूछिए या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर ढूंढिए, पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इतनी से मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि कुकिंग ऑयल हमारी डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चेक करने के लिए एक आसान तरीका ये भी है कि जिस राइस ब्रेन ऑयल के ब्रांड को आप चुन रहे हैं, क्या उसका मैन्युफैक्चरर USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। फिर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऐसे देशों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो हमारे देश से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उस कंपनी का राइस ब्रेन ऑयल वो ले रहे हैं, दैट मीन्स वो कंपनी हर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। वेल फ्रेंड्स, आप सबके सब थंब रूल्स को फॉलो करके अपने और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट डिसीजन ही लें। दोस्तों, आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। ऐसे ही और फैक्ट बेस्ड आई ओपनर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर